टू स्टडी विथ मैम माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 18 देखते हैं। चैप्टर 18 में है अपशिष्ट जल की कहानी। अब ये अपशिष्ट जल क्या होता है? तो फ्रेंड्स हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित मतलब आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि हम जल को मतलब घर के उपयोग के जल को कैसे दूषित करते हैं। तो फ्रेंड्स जो झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। मतलब हम जो घर में यूज़ करते हैं नहाने के लिए या किचन से जो तेल मिश्रित जल होते हैं, है ना, और ये जो सारे जल हैं शौचालय के, लॉन्ड्री के, ये सब जब नालियों में जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से घर के काम में जो हम जल प्रयुक्त करते हैं तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमारा 18.1 है जल हमारी जीवन रेखा। मतलब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वन हमारी जीवन रेखा है, तो अब इस चैप्टर में जानेंगे कि जल हमारी जीवन रेखा किस प्रकार से है। ठीक है, तो स्वच्छ जल जो है हमारे मतलब मानव जाति की मूलभूत आवश्यकता है। तो आइए हम जल के कुछ उपयोग के बारे में देखते हैं। तो हम जल का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो जल है उसको पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए, सबके लिए हम जल को ही यूज़ करते हैं, है ना। बड़े बड़े जो उद्योग हैं, कृषि है, सब जल के बिना चल भी नहीं सकते। मतलब जल नहीं होगा तो ये जो कारखाने हैं वो बंद हो जाएंगे, है ना। तो जल क्या है? हर किसी की पहली आवश्यकता है। और फ्रेंड्स दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त जो स्वच्छ जल है वो सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं होता, है ना। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। ओके, और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसे कि आपने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि कई क्षेत्रों में महिलाएं और बालिकाएं जो है स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है ना। और ये जो है ये सब हमारी गरिमा के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि लेडीज़ें जो हैं दूर दूर पानी लेने के लिए जाती हैं, बच्चियाँ अपने स्कूल नहीं जा पाती, है ना। तो जैसे कि चैप्टर 16 में हमने जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण जो अलवण जल है, मतलब जो ताज़े जल है उसकी आपूर्ति की कमी के बारे में पढ़ा था। तो स्थिति की इसी गंभीरता को समझते हुए मतलब जो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि, मतलब सन 2005 से 2015 की जो अवधि थी 10 वर्ष की 10 वर्ष की, तो उसको जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। दशक मतलब वही जो 2005 से 2010 के बीच 10 वर्षों का जो समय है उसको दशक कहा गया, और जीवन के लिए जल इसी पर कार्य करने के लिए घोषित किया गया। ठीक है, तो इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना था जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं होता। ओके, और फ्रेंड्स जो अब हम देखेंगे कि जो जल की सफाई है उसको साफ करने के प्रक्रम में जल के जो स्रोतों में प्रवेश और उनका पुनः उपयोग से पहले उनमें जो प्रदूषक हैं उनको अलग करना भी सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का ये जो प्रक्रम है यही वाहित मल उपचार कहलाता है। ठीक है, अपशिष्ट जल का उपचार का प्रक्रम वाहित मल उपचार कहलाता है। जो मतलब पानी के साथ बहकर जो मल आया है उसके साथ में गंदगी आई है उसी को फिर से प्योर करना, वो मतलब ऐसे प्रोसेस हैं जिससे जो गंदे नालियों के जल हैं उसको भी प्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट है वाहित मल क्या है। अब हम जानेंगे कि जो वाहित मल है वो होता क्या है। ठीक है, तो 18.2 है वाहित मल क्या है। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला मल अपशिष्ट मल कहलाता है।
है ना। तो सही कह रहे हैं कि हमारे घर से जो उद्योग है उनसे, अस्पताल और जो भी कार्यालय हैं उनके हम जो यूज़ करते हैं पानी को और उसको फिर नालियों में बहा दिए जाते हैं, तो वही अपशिष्ट जल होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज़ वर्षा के समय गलियों में बहता है, सड़कों और छतों से बहकर जो आने वाला वर्षा जल है अपने साथ हानिकारक पदार्थों को लेकर आता है। और वाहित मल में देखते हैं, वाहित मल में द्रव रूपी अवशिष्ट होता है, इसमें अधिकांश जल होता है। इसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं, ये अपद्रव्य संदूषक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जो वाहित मल रूपी अपशिष्ट होता है उसमें मतलब अपशिष्ट की मात्रा तो कम होती है पर उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो इसमें जो घुले हुए अपद्रव्य होते हैं, मतलब जो घुली हुई गंदगी है वो उसमें निलंबित रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर उसको प्रोसेस किया जाए तो उसको हम अलग कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, मतलब उसको छान कर अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये अपद्रव्य संदूषक कहलाते हैं। जो उसमें घुलित अशुद्धि होती है वही संदूषक होते हैं, मतलब दूषित करने वाले पदार्थ हैं यही। ठीक है, और वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है। इसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वाहित मल है ना, तो मतलब इसमें रंग, गंध और किसी मतलब इस रूप में हम देखेंगे, उसमें उसका रंग देखेंगे तो बिल्कुल गंदला सा होगा, गंध उसमें बदबू आएगी, है ना। तो ये सब के मिश्रण होते हैं, तो मतलब एक जटिल मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें निलंबित ठोस, मतलब जो ठोस पदार्थ है वो निलंबित होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं इसमें, और पोषक तत्व होते हैं, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बनिक अशुद्धियाँ क्या हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बनिक अशुद्धियाँ मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया मतलब मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा, ये सब क्या है, कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, अकार्बनिक अशुद्धियों में क्या आते हैं, नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ठीक है, तो ये सब क्या है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। और पोषक तत्व क्या है इसमें से, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ये पोषक तत्व हैं, ये भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जीवाणु, इसमें जीवाणु भी होते हैं, जैसे कि हैजा और टाइफाइड जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पेशिश और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो वाहित मल है उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हमारा 18.3 है जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। तो फ्रेंड्स, घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है, और है ना। तो और पाइपों के एक मतलब दो तरह के पाइप लगे होते हैं, एक जल में जो साफ़ पानी आता है और दूसरे पाइप में जो घर का जो गंदा उपयोग किया हुआ जल है उसको ले जाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि हम ज़मीन के अंदर देख सकते तो हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता जिसे सीवर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भूमि के अंदर बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल होता है जिसे सीवर कहा जाता है, जो मिलकर एक विसर्जन की व्यवस्था करता है। ठीक है, मतलब मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसी को सीवर कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब हमारे घर से गंदे पानी को निकालने की पाइप होती है उसी को सीवर कहते हैं। ठीक है, तो जो सीवर है ये मल विसर्जन की व्यवस्था करता है और एक परिवहन तंत्र की तरह होता है, जो वाहित मल को उसके मतलब जहाँ पर वो उद्गम स्थल, मतलब जहाँ पर वो जो गंदगी एकत्रित शुरू होती है जहाँ से निकलने की, और उसके निपटान के स्थान तक, उपचार संयंत्र तक ले जाया जाता है। मतलब जहाँ से हमारे घरों से गंदगी निकलती है वहाँ से लेकर जहाँ पर उसका उपचार होता है, जो गंदगी है उसका उपचार होता है, उस संयंत्र तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति किलोमीटर 60 मीटर से 1 मिनट मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, अब मैनहोल क्या होता
तो जो मतलब जो सीवर लाइन होते हैं उसमें बीच बीच में ऐसे होल होते हैं जहाँ पर मतलब वहाँ से उसका रख रखाव किया जाता है गंदगी का, ठीक है। तो ये जो मैन होल होते हैं वो 50 से 60 मीटर की दूरी पर होते हैं, और जैसे कि 2 या अधिक सीवरों के संधि स्थल पर, मतलब जहाँ पर मोड़ होता है ना, टर्निंग पॉइंट होते हैं, वहाँ पर सीवर पाइप जो होते हैं जुड़े होते हैं, उन स्थानों पर स्थित होते हैं जो मैन होल है वो। और जहाँ दिशा परिवर्तन होता है, मतलब वही जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है प्रदूषित जल का उपचार। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो प्रदूषित जल है उसको उपचारित किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक गिलास में मतलब 3-4 दिनों से उसमें कुछ पानी डाल दिया, तेल डाल दिया, मिट्टी डाला, कुछ कागज़ डाल दिए और कुछ पत्ती वगैरह डाल दी, मतलब पेड़ पौधों की पत्ती, और उसको एक शीशी में या बॉटल में भर के रख दिया। उसको बीच बीच में धूप में रखते जाते हैं और उसको हिलाते जाते हैं, ठीक है, जिससे वो अंदर में सड़ जाए। और उसमें पानी भी होता है, और फिर कुछ दिन तक उसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से इस तरह से हो जाता है जैसे सीवर का पानी होता है गंदा वाला, उसी टाइप का हो जाता है, तो फिर हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर एक कांच की कीप डालते हैं जिसमें एक फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं, ठीक है। और इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर कुछ बारीक रेती और बजरी डाल देते हैं, ठीक है। फिर वो जो गंदा पानी है उसको इसके ऊपर में डालते जाते हैं। तो फिर हम कुछ देर मतलब ये जो पानी है वो इससे छन कर नीचे आता है, ठीक है। तो पानी जो है बीकर में इकट्ठा होने लग जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो गंदा पानी है वो काफ़ी छन चुका है, जो उसमें से सड़े गले पदार्थ हैं वो यहाँ पर अलग हो चुके होते हैं, और अगर उससे भी कुछ पदार्थ बच जाता है तो वो फ़िल्टर पेपर से छन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, वो वातित द्रव को फ़िल्टर करने का प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो जब हमको ये बीकर में गंदा पानी मिल गया, जो उसकी जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ वो अलग हो गई यहाँ पर, लेकिन जो पानी मिला वो अभी भी गंदा है, तो इसको साफ़ करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है। क्लोरीन डालने से इसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, ओके। तो ये तो हुई हमारे प्रदूषित जल के उपचार। लेकिन जो बड़ी बड़ी मतलब संयंत्र लगे होते हैं उसमें इस तरह से फ़िल्टर पेपर का यूज़ नहीं किया जाता। हम आगे देखेंगे कि उसमें किस तरह से जल को साफ़ किया जाता है, ठीक है। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े संयंत्र हैं उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया के द्वारा जल को साफ़ किया जाता है, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस, ओके। तो हमारा 18.4 है अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। हम अब जानेंगे कि जो संयंत्र हैं बड़े बड़े, उनमें ये अपशिष्ट जल को किस प्रकार से उपचारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अपशिष्ट जल क्या है ये तो हम जान ही चुके हैं ना। तो सबसे पहले जो अपशिष्ट जल है उसको, जो हमारे घरों से निकलकर इन संयंत्रों तक पहुंचती हैं, उनको सबसे पहले अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर शलाका से गुजारना, जिससे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले मतलब लंबी लंबी छड़ें लगी होती हैं जिसको शलाका छन्ने या बार स्क्रीन बोला जाता है, इससे गुजारा जाता है। इससे जो अपशिष्ट पदार्थ में कपड़े के टुकड़े, डंडी, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जो बड़े साइज़ के संदूषक होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या है? तो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वाहित अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू द्वारा अलग करने हेतु कम प्रवाह में टंकी में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब सेकेंड प्रोसेस ये होता है कि जो वाहित अपशिष्ट है उसको, उसमें से जो बालू और ग्रीट वगैरह होते हैं उनको एक टंकी में लाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह में छोड़ा जाता है, जिससे उनमें उपस्थित बालू और ग्रीट, कंकर, पत्थर जो है उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा प्रोसेस देखते हैं। तीसरे प्रोसेस में तो फिर जो जल है उसको एक ऐसी बड़ी टंकी में लाया जाता है जिसका पेंदा, मतलब जिसका मध्य भाग एक ढलान वाला होता है, मतलब एक ऊंचे से ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी बहता हुआ आता है, ठीक है।
तो जल को ढलान वाली बड़ी टंकी में लाना, यहाँ ठोस मल तली में बैठ जाते हैं जो आपंक या स्लज होते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि वो ढलान वाला होता है तो जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे जो मल जैसे ठोस हैं उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं और इन जो अशुद्धि है उसको खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, तो यही अपंक या स्लज कहलाता है, ठीक है, यही स्लज होता है। अपशिष्ट जल में जो तैरने वाले ग्रीस तेल वगैरह होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है, तो तेल और ग्रीस को हटाने के लिए अपमतित्र या स्कीमर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो जल है, अपशिष्ट जल है, उसमें तैरने वाले जैसे तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियाँ उसको हटाने के लिए स्कीमर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो साफ़ किया गया जल है वो निर्मलीकृत जल कहलाता है, मतलब एक तरीके से वो साफ़ हो चुकी है थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके बाद अब क्या किया जाता है, तो जो आपंक है मतलब जो सूखे ठोस मल हैं उसको पृथक करने के लिए दूसरी टंकी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित कराया जाता है। जो अवायवीय जीवाणु हैं, तो अवायवीय जीवाणु क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, तो इन्हीं को अवायवीय जीवाणु कहा जाता है। तो इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस या जो जैव गैस निकलती है उसका यूज़ फिर ईंधन के रूप में और विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे जो है बायोगैस उत्पन्न होती है, ठीक। तो फिर हमारा चौथा प्रोसेस देख लेते हैं। अब चौथा क्या है, तो निर्मलीकृत जल में वायु गुजारा जाता है, जिससे वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो मानव अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, साबुन आदि का उपभोग कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो निर्मलीकृत जल है उसको पंप के द्वारा उसमें वायु गुजारी जाती है, जिससे उनमें जो पहले क्या था, अवायवीय जीवाणु की क्रिया हुई, अब उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है क्योंकि उसमें वायु प्रेजेंट हो गया। तो ये जीवाणु जो हैं वो निर्मलीकृत जल में अब भी जो बचे हुए मानव अपशिष्ट, मतलब खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अवांछित जो पदार्थ हैं उसको खा लेते हैं, मतलब उसका उपभोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर कई घंटों पश्चात सूक्ष्मजीव पेंदी में सक्रियित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अपशिष्ट भाग के जल को निकाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब कई घंटे तक उसमें इसको जल को वैसे ही रहने दिया जाता है, जिससे जल में निलंबित जो सूक्ष्म जीव हैं वो टंकी के पेंदी में जमा होने लगते हैं, मतलब संक्रियित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर में जो जल होता है इकट्ठा हो जाता है उसको निकाल लिया जाता है, और जो संक्रियित आपंक कहलाते हैं इनमें 97% जल होता है, मतलब इसका जो अधिकतर भाग है वो जल होता है। तो जल को बालू बिछाकर बनाए गए सूक्ष्म तलों द्वारा, मशीनों द्वारा हटा लिया जाता है, ठीक है। और सूक्ष्म आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, मतलब जो सूखा मल है उसका यूज़ खाद के रूप में कर लिया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक पदार्थ मिट्टी में फिर से वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो उपचारित जल है उसमें मतलब अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी या भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया, जल को हटा लिया जाता है तथा सूक्ष्म आपंक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जल वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मतलब कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं इस जल में, इसे समुद्र और नदी में या भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। तो ये जो कुछ प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं जिससे ये और अधिक स्वच्छ कर देते हैं, मतलब कोई नेचुरल प्रोसेस होती है, अब उसको नदियों में छोड़ दिया गया तो वहाँ तो अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे, तो उनके द्वारा ये और अधिक स्वच्छ कर दिए जाते हैं। कभी कभी जल के वितरण तंत्र में मतलब इसको जलों में डालने से पहले उसको क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक सुझाव दिया गया है कि हमें वाहिक मल संयंत्रों के चारों ओर
यूकेलिप्टस के वृक्ष वाहित मल संयंत्रों के अतिरिक्त अपशिष्ट को अवशोषित कर लेते हैं। जो यूकेलिप्टस या सफ़ेदा बोला जाता है जिसको, तो उसके पेड़ क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जल अवशोषित ये यूकेलिप्टस के पेड़ ही करते हैं। इनको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है ना, जीके में आपने पढ़ा होगा। तो ये वृक्ष के जितने भी अपशिष्ट या अतिरिक्त जल हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं उनको ऐसे संयंत्रों के आसपास लगाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है हमारा जागरूक नागरिक बने। तो फ्रेंड्स, अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। मतलब हम जो डेली लाइफ में जो जल का दुरुपयोग करते हैं समझो, तो उसी का परिणाम है। परंतु हम इन अपशिष्ट पदार्थों तथा उसकी विविधता को सीमित जरूर कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। जो खुली नलियों हैं उनका उनको देख के हमको घृणा होती है, और जो बारिश होती है तो स्थिति तो और भी ख़राब हो जाती है जब ये नालियों में उमड़ने लगती है, कचरा सड़कों पर फैल जाता है ना। तो हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना जगह ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से चलें। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही हानिकारक परिस्थितियाँ हैं, रोग कारक हो सकती हैं। तो सड़कों पर जो बिखरे हुए कचरे या अपशिष्ट पदार्थ हैं उन पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ और जो अन्य कीड़े मकोड़े हैं वो पनपने लगते हैं, है ना। तो इससे हम ही को नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम नगर पालिका और ग्राम पंचायत को इस विषय में हमारी जो सिचुएशन है उसके बारे में आगाह करें, उनको सही कदम उठाने के लिए उनसे आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो उसे अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील बनाएं, उनको निवेदन करें कि वो ऐसा ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा 18.5 है अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और प्रदूषक हैं उनके स्रोत पर ही उनको कम करना या हटा देना एक अच्छी विधि है। ठीक है, इसके प्रति हमको सचेत रहना चाहिए। और जो नालियों में किसी भी प्रकार का पदार्थ जो बहा रहे हैं वो उसको हमें सोच समझ कर बहाना चाहिए। जैसे कि खाना पकाने के लिए तेल और जो वसा है उसको नाली में बहा देते हैं, तो ये जो पाइप है उनमें जो कठोर पदार्थ हैं वो जाकर जम जाते हैं, जिससे पाइपों को अवरुद्ध कर देते हैं। और जो हमारा किचन का जो तेल युक्त पानी है वसा युक्त पानी है उससे जो मिट्टी के रंध्र हैं, मिट्टी के बीच में जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जिससे उनके जो फ़िल्टर करने की मिट्टी भी एक प्रकार का फ़िल्टर ही है समझो। तो उसके फ़िल्टर करने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है ना। और तेल और वसाओं को कूड़ादान में ही फेंक देते हैं हम, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि पेंट है, घर के विलायक हैं, कीटनाशक है, मोटर तेल है, औषधियाँ हैं, रसायन है, और जो सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये भी जल को अशुद्ध करते हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें नाली में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, हमारे घर की जो चाय की पत्ती है, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ हैं, खिलौने हैं, रुई है, सैनिटरी टॉवेल वगैरह हैं, उनको कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। और जो कि अगर पानी के नालियों में चला जाए तो उनको अवरुद्ध कर देते हैं, है ना। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो है ऑक्सीजन का जो मुक्त प्रवाह है उसको नहीं होने देते, जिससे जो निम्नीकरण डिकम्पोजिंग की जो प्रोसेस है वो बाधित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अब नेक्स्ट है 18.6 स्वच्छता और रोग। अब हम देखेंगे कि जो गंदे पानी है उससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वच्छता की कमी और जो संदूषित पेयजल है अनेक रोगों का कारण बनते हैं, है ना। तो हमारे देश में ऐसी स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी ये जो मल व्यवस्था है ना, तो उसकी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं गांव के लोग अधिकतर मल विसर्जन के लिए यहाँ वहाँ
मतलब खुले स्थानों में, नदी के किनारे, रेल की पटरी है, खेतों है, ऐसे जगहों पर जाते हैं, या फिर सीधे ही जल स्रोतों में ही मल त्याग कर देते हैं, है ना। अनुपचारित जो है मानव मल जो है स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जो जल है और भौम जल है, दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल जैसे कुआं, ट्यूबवेल, नलकूप है, झरने हैं और नदियों के जल का स्रोत है, जैसे कि हमने 16 चैप्टर में पढ़ा था, तो है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये जो वाहित मल है उससे गंदे हो जाते हैं, ठीक है। अतः जो अनुपचारित मानव मल है उनसे जल जनित रोग का मतलब बिल्कुल सीधा सा बोले तो रोगों का सबसे सुगम रास्ता है, समझो। इससे क्या क्या होते हैं, तो इससे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस, ये सब हो सकते हैं, रोग हैं ये। ये सब सिर्फ जल जनित रोग हैं जो दूषित जल के कारण फैलते हैं, ठीक है। तो चलिए 18.7 है वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो वाहित मल है उसका निपटान कैसे किया जाना चाहिए, है ना। तो स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पीट। कंपोस्टिंग पीट क्या होता है, तो मतलब जो खाद बनाने के गड्ढे होते हैं उन्हीं को कंपोस्टिंग पीट बोलते हैं। और सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ मल वहन की व्यवस्था नहीं है ना। जैसे कि अस्पताल, अलग थलग बने भवन, है ना, 4-5 घर का समूह, उनके बीच ऐसे सेप्टिक टैंक बनाए जा सकते हैं जिससे वाहित मल का निपटान हो सके, ठीक है। अब हमारा 18.8 है सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे संगठन हैं जो मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनमें मतलब शौचालयों के अपमार्जन, मतलब शौचालय की साफ सफाई की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से जो मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है, और जो उत्पन्न होने वाले बायोगैस है उसका उपयोग ऊर्जा के कई स्रोतों में किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सार्वजनिक स्थल हैं उन पर स्वच्छता के लिए भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है, बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, अस्पताल है, मतलब भीड़ वाली जगह है, सार्वजनिक स्थल होते हैं, है ना। तो वहाँ प्रतिदिन हज़ारों लोग आते जाते हैं। विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब वेस्ट मटेरियल जो है उत्सर्जित होता है, तो इनका उचित निपटान भी आवश्यक है। अन्यथा जो बड़े जगह है वहाँ पर महामारी भी फैल सकती है। और सरकार ने कुछ स्वच्छता के निश्चित मानक भी निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी सख्ती से इनको लागू नहीं किया जा सकता। मतलब बड़े बड़े सफाई पोर्टल वगैरह चलाए जा रहे हैं ना, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनका हम खुद ही मतलब सरकार कब तक काम करेगी, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती, ओके। फिर भी जो सार्वजनिक स्थल है उस पर स्वच्छता बनाए रखने में हम योगदान तो कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ठीक है। मतलब डस्टबिन्स का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये चैप्टर पूरा पढ़ा उसका निष्कर्ष मतलब शॉर्ट में बोले तो पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए, है ना। तो जो जल स्रोत हैं उनको स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। हमें अपने जीने के तौर तरीक़ों को में अच्छी आदतों को अपनाना होगा, है ना। और हमें भी मतलब एक परिवर्तन के दूत के रूप में अपनी इंडिविजुअल जो है भागीदारी निभानी चाहिए, है ना। दूसरों को अपने मतलब दृढ़ संकल्प, विचार और आशावादिता से प्रभावित करना चाहिए। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है, ओके। सामूहिक कार्य में शक्ति होती है, बोला जाता है ना। और फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुख नहीं देखना चाहिए, ओके। मतलब किसी अच्छे काम को करने के लिए हमें
पहले आप नहीं करना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। और यूनिसेफ द्वारा एक कोटेशन दिया गया कि पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये कोटेशन यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यही विकसित हुआ था। ओके, शहर में स्थित प्रत्येक घर और घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नलियों से बाहर निकालने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 3500 वर्ष पुराना है। मतलब जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस टाइम पर भी शौचालय थे, है ना, और इसका इतिहास लगभग 4500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें भी इसी का यूज़ करना चाहिए। जैसे उस समय में स्वच्छता का ध्यान दिया गया, उसी तरह आज भी नितांत आवश्यक है हमें भी स्वच्छता का ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स आज से आपका क्लास 7th भी कंप्लीट हो गया। कल से हम क्लास 8 के NCERT की बुक्स देखेंगे। मतलब क्लास 8 कल से शुरू होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और एक दूसरे को शेयर करिए। जो लोग सब्सक्राइब करना नहीं जानते उनको सब्सक्राइब करना सिखाइए। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हों आपको तो बिल्कुल सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं आपके लिए।